हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको समान ज्ञान के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी चैप्टर जो आती है उसका मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट करवाने जा रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो चैप्टर जो होगी वो बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो बिहार सचिवालय सहायक या BSSC थर्ड CGL की परीक्षा आगामी 23 और 24 दिसंबर को आयोजित होने वाली है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा 68वीं BPSC प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा और आगामी सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो इस चैप्टर को मैं जो आज डिस्कशन करवाने जा रहा हूँ, उस चैप्टर को सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो हेडिंग है, और इस चैप्टर में मैं जो इस किताब में जो मुख्य पॉइंट जो दी गई है या जो मेन पॉइंट दी गई है वो मैं आपको बता दूंगा। तो जो मेन पॉइंट है उसको मैंने लाल पेन से अंडरलाइन कर दिया है, उस पर स्टूडेंट जरूर से ध्यान देंगे। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं, की अध्यक्षता में किया गया, जिसने परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना हुई। तो इसरो का स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969 को। कई बार पूछ दी जाती है परीक्षा में कि इसरो के चेयरमैन कौन है। तो वर्तमान समय में इसरो के चेयरमैन सोमनाथ हैं, इनको भी याद रखिएगा। फिर आगे पॉइंट है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का 1972 में गठन किया गया तथा इसरो को अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा गया। वस्तुतः भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 1963 में तिरुवनंतपुरम स्थित सेंट मैरी मैगडेलन चर्च के एक कमरे में हुई थी। 21 नवंबर 1963 को देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नाई के पास या अमेरिका निर्मित को थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। फिर अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, अच्छा इसको बाद में हम लोग कर लेंगे, एक मिनट फिर आगे देख लें हम लोग। अंतरिक्ष केंद्र और इकाइयाँ, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम VSSC, यह केंद्र रॉकेट अनुसंधान तथा प्रक्षेपण यान विकास परियोजनाओं को बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। फिर है इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु, इस केंद्र में उपग्रह परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और प्रबंध कार्य संपन्न किए जाते हैं। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, कहाँ? अहमदाबाद में है। तो बस इतना ही रखना है याद आपको, और ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है। कभी कभी पूछ दी जाती है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है, तो अहमदाबाद में। सार SHAR, ठीक है, केंद्र श्रीहरिकोटा, यह इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित है। इस केंद्र में भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का पृथ्वी पर परीक्षण तथा प्रणोदक का प्रसंस्करण भी किया जाता है। फिर द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र, यह तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और महेंद्रगिरी तमिलनाडु में इस केंद्र की शाखाएं हैं। तिरुवनंतपुरम हो गया यानी केरला, बेंगलुरु कर्नाटक और महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। फिर है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत यह संस्थान अंतरिक्ष और संबद्ध विज्ञान में अनुसंधान एवं विकास करने वाला प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र है। फिर राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद, तो अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत यह एजेंसी उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी के संसाधनों की पहचान, वर्गीकरण और निगरानी करने की जिम्मेदारी निभाती है। फिर है प्रमुख भारतीय उपग्रह में से हम लोग देखें आर्यभट्ट, स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बैकनूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी के निकट वृत्तीय कक्षा में 594 किलोमीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया।
इसका वजन 360 ग्राम था। फिर है उपग्रहों के प्रकार। परिक्रमा पथ के मापदंडों के आधार पर उपग्रहों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। निम्न भूकक्षीय कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। इस प्रकार के उपग्रह समांतर एक अंडाकार कक्षा में समांतर 200 से 600 किलोमीटर की सीमा में कार्यरत होते हैं। सौर तुल्यकालिक कक्षीय उपग्रह सन सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट। इस प्रकार के उपग्रह निकट वृत्तीय कक्षा में उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए एक निश्चित ऊंचाई पर अपना कार्य करते हैं। फिर है भूतुल्यकालिक उपग्रह जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। ये उपग्रह एक वृत्ताकार विषुवतीय कक्षा में 36,000 किलोमीटर की निश्चित ऊंचाई पर 24 घंटे में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। चूँकि पृथ्वी भी अपनी धुरी पर इतने ही समय में परिवहन करती है, अतः यह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होते हैं। इंसेट श्रेणी के उपग्रह इसी वर्ग में आते हैं। दिग्वृत्तीय मोलनिया कक्षा लॉन्ग इलिप्टिकल मोलनिया ऑर्बिट 504 किलोमीटर से लेकर 39,834 किलोमीटर अभू की ऊंचाई पर भ्रमण करने वाले उपग्रह इसी वर्ग में आते हैं। फिर है रोहिणी RS-1 भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह बना। फिर है प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल भारत का पहला संचार उपग्रह था। इसे भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया। भारत के प्रथम प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल को 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 4 प्रक्षेपण यान द्वारा भूस्थिर कक्षा में लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया। फिर हम लोग ये देख लें, बॉक्स में दी हुई अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। जैसे 4 अक्टूबर 1957 अंतरिक्ष यान स्पुतनिक 1 पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित सबसे पहला उपग्रह। दूसरा है 3 नवंबर 1957 स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला पहला उपग्रह। फिर 18/12/1958 स्कोर अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह। फिर 4 अक्टूबर 1959 लूना 3 पहला अंतरिक्ष यान जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र भेजे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ते। फिर 12/4/1961 बोस्टक 1 मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा। पूर्व सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने पृथ्वी का एक परिक्रमण 12 अप्रैल 1961 में किया। 4/12/1963 बोस्टॉक 6 पूर्व सोवियत संघ की वैलेंटाइना तिरस्कोवा प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी जो गई थी बोस्टॉक 6 से। फिर 21 अक्टूबर 1968 लूना 9 चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान। फिर 16 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव बना। इसके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा की धरती पर उतरा। अपोलो 11 से गए थे। फिर हम लोग यहाँ देखते हैं नोट में कार्टोसैट 1 क्या है, देश का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट है। मैटसैट देखें हम लोग, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 12 सितंबर 2002 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान C4 के माध्यम से देश के पहले मौसम संबंधी विशिष्ट उपग्रह मेटसैट को भूस्थैतिक स्थानांतरण कक्षा या जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में सफलतापूर्वक स्थापित किया। यह पहला मौका था जब किसी भारतीय अंतरिक्ष यान ने 1000 किलोमीटर से अधिक भार के उपग्रह को भूस्थैतिक कक्षा या भूस्थैतिक कक्षा से तात्पर्य है कि जिस गति से पृथ्वी घूमती है उसी कोणीय गति से उपग्रह भी घूमेगा, जिसके कारण उपग्रह सदा पृथ्वी के विशेष स्थान के ऊपर स्थिर नजर आएगा में स्थापित किया। इसरो पूर्व सभी उपग्रह केवल ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किए गए हैं। मैटसैट की कक्षा दीर्घ वृत्ताकार है जिसमें पृथ्वी से निकटतम बिंदु 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि अधिकतम दूरी पर स्थित बिंदु 36,000 किलोमीटर की दूरी पर है।
यह पहला अवसर था जब भारत ने मौसम संबंधी जानकारियां प्राप्त करने के लिए स्वदेशी प्रक्षेपण यान से विशेष मौसम उपग्रह प्रक्षेपित किया। इससे पूर्व मौसम संबंधी जानकारियां इनसेट श्रेणी के उपग्रहों से प्राप्त की जाती थी। फिर अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय 3 अप्रैल 1948 को स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने। तो इसको VVI करके स्टूडेंट याद कर लेंगे। वे 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सोयूज T अंतरिक्ष यान में कजाकिस्तान में बैकुआर कॉस्मोड्रम से अंतरिक्ष में गए। तो फिर ये भी क्वेश्चन आ सकती है कि भारत के जो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, जो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने, वो किस यान से गए थे? तो सोयूज T2, ठीक है। और कहाँ से गए? तो कजाकिस्तान के बैकुआर कॉस्मोड्रम से गए। और स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 11 अप्रैल 1984 को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौटे। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोवियत अंतरिक्ष केंद्र पर स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा से बातचीत की। उन्होंने पूछा, अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है? शर्मा का उत्तर था, सारे जहां से अच्छा। फिर अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला भारत 14वां राष्ट्र बना और स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले 139वें अंतरिक्ष यात्री बने। फिर अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला थी। इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया के मिशन STS-107 के वातावरण में पुनः प्रवेश के कुछ देर पश्चात नष्ट हो जाने से हो गई। तो ये भी प्रश्न आ सकती है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? तो कल्पना चावला। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1 फरवरी 2003 को। कौन सा अंतरिक्ष यान से गई थी अंतरिक्ष में? तो कोलंबिया से। और ये भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो हरियाणा राज्य के करनाल जिला से, ठीक है। तो इसको भी याद रखिए कि हरियाणा राज्य के करनाल जिला से वो संबंधित थी, क्योंकि कई बार प्रश्न ये भी पूछ दी जाती है। फिर चंद्रयान-1, चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन चंद्रयान-1 है। यह 20 का 68वां चंद्र अभियान है। भारत ने अपने पहले चंद्रयान का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 अक्टूबर 2008 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन यानी PSLV-C11 के जरिए किया। प्रथम चंद्रमा अभियान सोवियत संघ ने 2 जनवरी 1959 को भेजा था एवं द्वितीय चंद्रमा अभियान 3 मार्च 1959 को अमेरिका ने भेजा। फिर हम लोग देखते हैं चंद्रयान-2। 22 जुलाई 2019 को भारतीय तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी GSLV Mk3 द्वारा चंद्रयान-2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इसमें ऑर्बिटर, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान का इस्तेमाल किया गया। लैंडर विक्रम का सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होने के कारण यह अभियान पूर्ण सफल नहीं हो सका। फिर है भारत का मंगल मिशन। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा पूर्ण रूप से तैयार मंगल मिशन, जिसे मंगलयान नाम दिया गया है, 24 सितंबर 2014 को सुबह 8 बजे मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया। इसके साथ ही अपने पहले प्रयास में ही मंगल पर पहुंचने वाला भारत जो था विश्व का पहला देश बन गया। तो इसको VVI कर लीजिएगा। अपने मंगल अभियान में सफल होने वाला भारत विश्व का पहला देश है। फिर इसरो द्वारा मंगलयान नामक अंतरिक्ष परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु एक उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV-C25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया। अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के बाद भारत जो है मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला देश बन गया। भारत एशिया का पहला देश है जो मंगल की कक्षा में दाखिल हुआ। नासा, USA और रॉस कॉस्मोस के बाद इसरो मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाली चौथी स्पेस एजेंसी बनी। फिर है SLV-3 यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बाकी और डिटेल नहीं देखनी है। फिर ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये फुल फॉर्म याद रखनी है। फिर है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
फिर हम लोग देखते हैं बॉक्स में दी हुई है PSLV-C3 द्वारा प्रक्षेपित भारतीय दूरसंवेदी प्रौद्योगिकी परीक्षण उपग्रह TES भारत का पहला सैनिक उपग्रह है जो देश के समुद्री इलाकों और विशेषकर चीन एवं पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर किसी घुसपैठ पर प्रभावी नज़र रख सकेगा। फिर है GSLV जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV एक शक्तिशाली 3 चरणों वाला भूतुलकालिक या भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान है। GSLV के प्रथम चरण में ठोस प्रणोदक, द्वितीय चरण में द्रव प्रणोदक तथा तृतीय चरण में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया है। ठोस प्रणोदकों के अंतर्गत हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का ईंधन के रूप में तथा अमोनिया परक्लोरेट का ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। द्रव प्रणोदकों के अंतर्गत मुख्य रूप से अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजाइन एवं N2O4 का प्रयोग किया जाता है जो कमरे के ताप पर द्रवीभूत रहता है। क्रायोजेनिक तकनीक में प्रणोदक के रूप में अत्यंत निम्न ताप पर द्रव हाइड्रोजन या -250 डिग्री सेंटीग्रेड एवं द्रव ऑक्सीजन -183 डिग्री सेंटीग्रेड का प्रयोग होता है। फिर क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी। क्रायोजेनिक का शाब्दिक अर्थ है निम्न तापकीय, इसको VVI कर लीजिएगा। यह ग्रीक भाषा शब्द क्रायो से बना है जो बर्फ के समान शिथिलता के लिए प्रयोग होता है। निम्न तापकीय विज्ञान में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे के तापमान को क्रायोजेनिक ताप कहा जाता है। निम्न ताप अवस्था या क्रायोजेनिक अवस्था वाले इंजनों में अति निम्न ताप -250 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में तथा ऑक्सीजन -183 डिग्री सेंटीग्रेड का ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग होता है। फिर नोट में हम लोग देखते हैं क्रायोजेनिक इंजन का पहली बार प्रयोग अमेरिका द्वारा एटलांस संटूर नामक रॉकेट में किया गया था। 28 अक्टूबर 2006 को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में पूर्ण निम्न ताप क्रायोजेनिक अवस्था का भारत ने सफल परीक्षण किया। 5 जनवरी 2014 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारी उपग्रहों के प्रक्षेपण की क्रायोजेनिक तकनीक विकसित कर GSLV-D5 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। भारत क्रायोजेनिक तकनीक का सफल परीक्षण करने वाला छठा देश है। भारत से पूर्व यह क्षमता अमेरिका, रूस, चीन, जापान और फ्रांस ने प्राप्त की है। फिर है दूसरा टॉपिक है भारतीय परमाणु अनुसंधान। तो डॉक्टर होमी जे भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ ही परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की भारतीय यात्रा आरंभ हुई। फिर अगला पॉइंट है भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों की कार्यान्वयन हेतु अगस्त 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। परमाणु ऊर्जा के सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वावधान में किए जाते हैं। परमाणविक ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रशासन के अधीन है। फिर है परमाणु अनुसंधान एवं विकास के प्रमुख केंद्र, जैसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क। ट्रॉम्बे मुंबई में स्थापित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क परमाणु विज्ञान एवं संबद्ध क्षेत्र में कार्यरत देश का प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। फिर आगे कनाडा के सहयोग से बार्क में स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर का मुख्य उद्देश्य रेडियो आइसोटोप का उत्पादन एवं के प्रयोग को प्रोत्साहित करना है। दूसरा पॉइंट है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। वर्ष 1971 में कलपक्कम तमिलनाडु में इस केंद्र की स्थापना की गई। इस केंद्र का प्रमुख कार्य फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान एवं विकास करना है। इस केंद्र में स्थित फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर विश्व में अपनी तरह का पहला रिएक्टर है जो प्लूटोनियम यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन को काम में लाता है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की कुछ विशेषताएं निम्न है। पहला, इसमें श्रृंखलागत अभिक्रिया को तीव्र न्यूट्रॉनों के माध्यम से निरंतर जारी रखा जाता है। ताप रिएक्टर की अपेक्षा इसमें विखंडित न्यूट्रॉनों की संख्या अत्यधिक होती है। दूसरा है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग ताप रिएक्टर की अपेक्षा 60 से 70 गुना ज़्यादा होता है। फिर इसमें रेडियोधर्मिता का उत्सर्जन अल्प मात्रा में होता है।
चौथा, इसमें शीतलक के रूप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है, जबकि ताप रिएक्टर में जल का। इसको VVI कर लीजिएगा, ठीक है। ये फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की रूपरेखा फ्रांस की रैप्सोडी रिएक्टर पर आधारित है। फिर हो गया उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र। 1984 में इंदौर में स्थापित उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र का मुख्य कार्य लेसर एवं तर्कों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विकास करना है। फिर है कामनी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ज़रा देख लीजिएगा। कामनी संक्षिप्त रूप है कल्पक्कम मिनी रिएक्टर। कामनी ने 17 सितंबर 1997 से काम करना शुरू कर दिया। इस रिएक्टर का महत्व इस बात को लेकर है कि जहां अन्य प्रायोगिक रिएक्टरों में ईंधन के रूप में यूरेनियम और प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है, वहीं कामनी में थोरियम 31 का उपयोग ईंधन के रूप में करेगा। स्मरणीय है कि कामनी थोरियम यूरेनियम 233 ईंधन चक्र का उपयोग करने वाला विश्व का प्रथम रिएक्टर है। इस रिएक्टर का उपयोग अनुसंधान के अलावा अपराधियों को पकड़ने में किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा फिंगरप्रिंट का मिलान करना बड़ा सरल हो जाएगा। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है कामनी वाला, इसको याद रखिएगा। मैं लाल पेन से अंडरलाइन करना भूल गया था। फिर आगे हम लोग देखते हैं लेसर, LASER अक्षर समूह का निर्माण। इसका फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन के संक्षिप्तीकरण से हुआ है, जिसका अर्थ होता है विकिरण उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। लेसर एक ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के द्वारा एक वर्णीय प्रकाश प्राप्त किया जाता है। लेसर की खोज अमेरिका की हेजेज प्रयोगशाला में थियोडर मेमन के द्वारा 1960 में की गई थी। 1964 में बार्क ने गैलियम आर्सेनिक अर्धचालक लेसर का निर्माण किया। फिर है परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। फिर इसमें हम लोग देखते हैं जैसे भारतीय यूरेनियम, और सब भी है लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत यूरेनियम निगम लिमिटेड जादूगोड़ा झारखंड, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र, ये दो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर आगे हम लोग देखते हैं परमाणु ऊर्जा विभाग की अन्य प्रमुख इकाइयाँ, संस्थान का नाम। जैसे भारत यूरेनियम निगम लिमिटेड जादूगोड़ा झारखंड में है, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र में है, विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड मुंबई में है। परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में पोखरण जैसलमेर राजस्थान में भारत ने स्वदेशी पहला परीक्षणीय परमाणु विस्फोट किया। यह बम 12 किलो टन क्षमता का था। इसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। इसको VVI करके याद कर लेंगे। पहले परीक्षण के 24 वर्ष बाद पोखरण में दूसरी बार 11 मई व 13 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किया गया। इसे शक्ति 98 नाम दिया गया। फिर शक्ति 98 योजना की सफलता का श्रेय 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया जाता है। नंबर 1 पे R चिदम्बरम, नंबर 2 APJ अब्दुल कलाम, नंबर 3 अनिल काकोदकर। 1974 के परमाणु परीक्षण में मात्र प्लूटोनिक ईंधन का उपयोग हुआ था, जबकि वर्ष 1998 में परिशोषित यूरेनियम से लेकर ट्रिटियम ड्यूटेरियम तक का उपयोग किया गया। फिर ट्रिटियम ईंधन परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में प्रयोग में लाए जाने वाले भारी जल से प्राप्त किया जाता है। फिर नोट में है संयुक्त राज्य अमेरिका ने जुलाई 1945 में पहला नाभिकीय विस्फोट लाइट सैंड्स में किया था। फिर है भारत के परमाणु विद्युत गृह। तो तारापुर परमाणु विद्युत गृह संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से स्थापित भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है। यहाँ अमेरिका से आयातित व संवर्धित यूरेनियम का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। इस विद्युत गृह के लिए आवश्यक ईंधन की आपूर्ति अंतिम समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की जाएगी।
फिर रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह प्रारंभ में कनावड़ा के सहयोग से शुरू किया गया था। बाद में यह परियोजना स्वदेशी तकनीक से पूरी की गई। वर्तमान में यह भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क है। ठीक है, फिर यहाँ हम लोग देख लें कुछ, जैसे भारत के परमाणु विद्युत गृह, ये जो है कि किस राज्य में है और कब स्थापित किया और उसकी क्षमता कितनी है मेगावाट की, वो भी हम लोग देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट है। जैसे तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ महाराष्ट्र में है, 1972 में स्थापित किया गया। ठीक है, फिर राजस्थान परमाणु विद्युत गृह, ये रावत भाटा राजस्थान में है, 1972 में स्थापित किया गया। फिर है मद्रास परमाणु विद्युत गृह, कलपक्कम तमिलनाडु में 1983 में स्थापित हुआ। इसकी क्षमता 470 मेगावाट है। फिर है नरौरा परमाणु विद्युत गृह, ये उत्तर प्रदेश के बुलंदपुर शहर में है। तो ये जिले का भी नाम जरूर से याद रखेंगे, कभी कभी पूछ दी जाती है कि जैसे नरौरा परमाणु विद्युत गृह उत्तर प्रदेश के किस जिले में, तो बुलंदशहर में है, 1991 में स्थापित हुआ। फिर काकरापारा परमाणु विद्युत गृह सूरत गुजरात में है। फिर कैगा परमाणु विद्युत गृह कर्नाटक में 1999 में स्थापित हुआ। फिर हम लोग देखते हैं निर्माणाधीन में काकरापारा परमाणु विद्युत गृह 3 सूरत गुजरात में निर्माणाधीन है। फिर राजस्थान परमाणु विद्युत गृह रावत भाटा राजस्थान में है। फिर कुडरकुलम परमाणु विद्युत गृह कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। इसकी क्षमता जो है 2000 मेगावाट की है। ठीक है, तो इसको VVI करके याद रखेंगे। तो इस तरह से मैंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी का 3 चैप्टर करा दिया है, और अगली बार इसका पार्ट 2 में मैं फिर आगे का जो 2 चैप्टर जो बची हुई वो भी करवा दूंगा। ठीक है, इसको बिहार सचिवालय की जो परीक्षा 23 और 24 दिसंबर को होने वाली है, इसलिए उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसको ज़रूर से सभी अभ्यर्थी एक बार रिवीजन कर लेंगे, जिससे कि वे लोग परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।